Smart, your TV. मैं कहाँ हूँ और बाकी सब कहाँ हैं? खुद से कहते हुए वैदेही रूम के दरवाजे के पास गई और उसे खटखटाते हुए वो कहने लगी, कोई है? दरवाजा खोलिए। बड़ी माँ, भैया, वर्षा, कहाँ है सब? लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बोलते बोलते वैदेही का गला सूखने लगा, इसलिए वो वापस बिस्तर के पास आई और वहां रखे एक गिलास से पानी भरकर पानी पीने लगी। पानी पीते हुए उसकी नजर अपने बिल्कुल सामने लगे हुए आईने पर गई। उस आईने में खुद को देख वैदेही के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। उसने गिरे हुए पानी के ग्लास की परवाह न करते हुए हैरानी से अपने माथे पर हाथ रखा और अपने बालों को पीछे करते हुए अपनी मांग में भरे हुए सिंदूर को देखा और फिर गले में पड़े हुए बड़े से मंगलसूत्र को देखा, जिसे देख उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हैरान परेशान होकर पास ही बिस्तर पर बैठ गई। उसने मन में सोचा, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब क्या है? क्या अतुल से मेरी शादी हुई है? क्या सबको पता चल गया था कि मंडप पे मैं नहीं बल्कि वर्षा थी और फिर उन्होंने मेरी शादी अतुल से करा दी? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? और ये कमरा, ये अतुल का तो नहीं है। क्या हुआ है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? उसने सोचते हुए अपने सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। काफी देर बाद खुद को शांत करके वो उठी और दृढ़ संकल्प करते हुए कहा, लगता है मैं किसी मुसीबत में हूँ और मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहते हुए उसने अपने गले से उस मंगलसूत्र को उतार कर फेंका और कमरे से निकलने का कोई रास्ता खोजने लगी। उसने देखा कि कमरे में एक ही खिड़की है जो कि काफी ऊपर है और उसी खिड़की के आसपास कई बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। वो तस्वीरें शायद कई राजा महाराजा की थी और उन तस्वीरों पर धूल जमी हुई थी, जिससे कि वैदेही उनके चेहरे नहीं देख सकती थी। लेकिन इस वक्त उसे उन तस्वीरों के चेहरे देखने की भी कोई इच्छा नहीं थी। वो बस वहां से जल्द भागना चाहती थी। उसने कुछ सोचकर उस बड़े से बिस्तर को सरकाकर उस खिड़की के पास लाना चाहा, लेकिन बिस्तर इतना भारी था कि उससे वो 1 इंच भी नहीं हिला। फिर कुछ सोचकर उसने कमरे में पड़ी सभी टेबल कुर्सियों को उठाया और उन्हें एक के ऊपर एक रख के वो उस खिड़की तक पहुंच गई। वो खिड़की तक तो पहुंच गई, लेकिन उसका बैलेंस बीच में ही बिगड़ गया और वो वहां से सीधा नीचे जा गिरी, जिससे कि उसकी कोहनी में चोट आ गई। हालांकि फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो वापस से उन कुर्सियों को ऐसे ही रखकर खिड़की तक पहुंच गई। उसने खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो वो जिस कमरे में थी वो 3 मंजिला इमारत थी और वहां से वो नीचे कूदती तो पक्का उसका बचना नामुमकिन था। इसलिए इस बार वो खुद ही नीचे उतर आई और उसने बिस्तर के चारों ओर लगे पर्दों को खींचा और उनको आपस में बांधकर लंबी रस्सी बनाई। फिर उसे बिस्तर से बांधकर वो उस खिड़की के जरिए कमरे से भाग निकली। अब वो उस हवेली के बगीचे में थी। वहां कई आदमी अपने अपने हाथों में बंदूकें लिए और सर पर पगड़ी बांधे पहरा दे रहे थे। वैदेही पेड़ पौधों के पीछे छुपते छुपाते हुए वहां से भागने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वैदेही चौंक कर पीछे मुड़ती है तो उसके सामने 2 पहरेदार उस पर बंदूक ताने खड़े थे। वैदेही इससे बुरी तरह से डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब काफी देर तक उसे कोई हलचल महसूस नहीं होती तो वो अपनी आंखें खोलती है और इस बार उसके सामने एक 6 फीट का लंबा व गठीले शरीर का मालिक, एक नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी और उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा छोटी थी और उन आंखों को और छोटा करके वो वैदेही को देख रहा था। वहीं वैदेही उसे अपने सामने देखकर पीछे हट रही थी। उस आदमी ने अपने दाएं बाएं देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, भाभी सा लौट जाइए, वरना भाई सा के कहर से हम भी आपको नहीं बचा पाएंगे। भाई सा? कौन है तुम्हारे भाई? वैदेही ने हकलाते हुए पूछा।
भाभी साहब, पहले आप अपने कमरे में चलिए, आइए। कहकर वो वैदेही के पास आया और उसने अपने हाथों को वैदेही के चारों ओर कर लिया, जैसे कि वो उसी किसी से बचा रहा हो। वैदेही जानती थी कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो पकड़ी जाएगी, और साथ ही उसे ये भी जानना था कि आखिर किसने उससे उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी करने की कोशिश की है, और आखिर उसका मकसद क्या है। अंदर जाते हुए वो महल की खूबसूरती को देख रही थी। हर स्तंभ पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी और रूफ पर भी बेहद यूनिक डिजाइनिंग की गई थी। यहाँ भी उसके रूम की तरह ही काफी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी, जिन्हें देखकर वैदेही ने खुद से ही कहा, अजीब बात है, इतने लोगों की तस्वीरें हैं यहाँ, लेकिन लोग नहीं। ये महल महल कम भूत बंगला ज्यादा लग रहा है। भाभी सा, ये रहा आपका कमरा। अब भाई सा जब तक नहीं आ जाते तब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। उस आदमी ने एक रूम की ओर इशारा करते हुए कहा। आप कौन हैं? और मुझे सीधे सीधे कुछ बताते क्यों नहीं है? क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? वैदेही ने सवाल किया। भाभी सा, माफ कीजिए, आपको यहाँ लाने की वजह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपना परिचय जरूर दे सकता हूँ। कहते हुए वो अपना एक घुटना टेक कर नीचे झुक गया और आगे कहा, भाभी सा, मैं आपका सबसे छोटा देवर शिवांग सिंह राठौर हूँ। इतना कहकर वो उठ गया और वैदेही के कंफ्यूजन से भरे चेहरे को देखकर मन में कहा, भाभी सा, यो मैं आपको को नहीं बता सकता कि भाई सा आपके साथ क्या करने वाले हैं, पर मैं खुद से यो वादा तो कर सकूं हूं कि आपको कुछ ना होने दूंगा, क्योंकि आप हमारे परिवार में शामिल हुई पहली महिला हो और भाई सा की पत्नी होने के नाते हमारी माँ समान भाभी। शिवांक ने खुद से कहा और मुड़कर वहां से जाने लगा। जब तक शिवांक वैदेही की आंखों से ओझल नहीं हो गया, वो तब तक उसे देखती रही। वो ये जानकर हैरान थी कि अभी अभी शिवांक ने जो अपने मन में कहा, उस सबको उसने सुन लिया था। हे माता रानी, ये आखिर कैसे हो सकता है? मैं कैसे उसके मन की बात जान सकती हूँ? एक मिनट, हाँ, मैंने शायद घर में भी उस वक्त वर्षा की मन की बात सुनी थी, और तब मुझे लगा था कि वो मेरा बस कोई वहम था, लेकिन वो सच था। वैदेही ने खुद से कहा और वो अपनी इसी दुविधा में गुम उस रूम के अंदर आ गई और रूम का दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन उसे किसी ने ऐसा करने से रोक लिया। वैदेही ने अपने होश में आते हुए देखा तो उसके सामने 4 औरतें खड़ी थीं, जिन्होंने राजस्थानी काले कपड़े पहने हुए थे और उन सभी ने घूंघट किया हुआ था। इससे पहले कि वैदेही उनसे कोई सवाल कर पाती, उन चारों औरतों ने उसे पकड़ा और रूम के अंदर ले गईं। छोड़ो मुझे, छोड़ो! वैदेही चिल्लाई। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में वर्षा ने अतुल के घर वालों के सवालों के जवाब में वैदेही के बारे में वो सब कहा जो उसने पहले से सोचकर रखा था। सभी लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास भी कर लिया, क्योंकि वैदेही की शादी में जिस तरह से हर बार अड़चन आ जाती थी, इसलिए उन लोगों को भी उस पर शक था। दूसरा, वर्षा हमेशा उनके सामने बहुत ही अच्छी और संस्कारी बनने का नाटक करती थी, इसलिए उन्होंने वर्षा की बातों पर पूरी तरह से यकीन कर लिया। वहीं अतुल घर से कहीं दूर चला गया था, जहां तक वर्षा के बड़े पापा रणविजय के आदमी ना पहुंच पाए। वो नहीं चाहता था कि रणविजय खुराना को पता चले कि उसकी शादी वर्षा से हुई थी, ना कि वैदेही से। वो इस सब के लिए खुद को कोस रहा था। वो सोच रहा था कि ना वो वर्षा के इतना करीब जाता और ना वर्षा कोई ऐसा पागलपन भरा कदम उठाती जिसकी अब उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी, जिससे बचने के लिए वो जितना हो सके उतना रणविजय से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सच को छुपाने की कोशिश वो कर रहा था, उस सच को उसके ही परिवार वालों ने रणविजय खुराना को पहले ही फोन करके बता दिया है। रणविजय खुराना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने अतुल को फोन किया और उसे उनके घर आने के लिए कहा। अतुल अब समझ चुका था कि वो अब इस सिचुएशन से नहीं भाग सकता, इसलिए वो रणविजय खुराना के घर गया। जब अतुल की फैमिली ने रणविजय खुराना को वैदेही के बारे में बताया, तो वो ये अच्छी तरह जानते थे कि वैदेही ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
उन्हें किसी भी हालत में वैदेही की शादी उसके 22वें जन्मदिन से पहले करानी थी। और अब जब वो कुछ ही दिनों में 22 की होने वाली थी और ऊपर से वो लापता है, इस बात को जानकर रणविजय खुराना गुस्से से पागल हो रहे थे। अतुल घर आकर अनुपमा जी से मिलता है। अनुपमा जी के चेहरे के भावों को देखकर उसे महसूस हो गया कि उन्हें अभी रणविजय खुराना ने कुछ नहीं बताया है। उनसे मिलकर वो सीधा रणविजय खुराना के स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। उसने स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर देखा। उस बड़े से स्टडी रूम में लगभग सारी चीजें ही इधर उधर बिखरी हुई थी और रणविजय खुराना गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। अतुल ने अंदर जाकर सिर झुकाकर उनसे डरते हुए कहा, बॉस, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब कैसे हुआ, मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। रणविजय खुराना उसकी बात सुनकर उसके पास आए और उसकी आंखों में देखा। अतुल उनसे नजरें चुरा रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा था ताकि तुम मेरे मंसूबों पर पानी फेर सको। लगता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है। उनकी बात सुनकर अतुल फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा, बॉस, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, वो सब उस वर्षा का किया हुआ है। बस, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मुझे आज के आज वैदेही यहाँ वापस चाहिए। 1 हफ्ते में उसका जन्मदिन है और वो अपनी 21 की उम्र को पार करने के बाद सब जान जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। और अगर वो सब जान गई तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा। आखिर क्या छुपा रहे थे रणविजय खुराना वैदेही से, और क्या होने वाला है वैदेही के 22वें जन्मदिन के बाद? क्या हैं इन सभी सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें इश्क का न्यू टर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो आज के आज वैदेही मेरे सामने होनी चाहिए। रणविजय खुराना की धमकियों को सुनकर अतुल खुराना हाउस से निकल गया। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और अपने आदमियों को कहकर वैदेही को तलाश करवाना शुरू कर दिया और वो खुद भी वैदेही को ढूंढने के लिए निकल गया। उसके खुराना हाउस से जाने के बाद रणविजय खुराना ने खुद से कहा, वो आखिर वैदेही तक पहुंच ही गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता है जिसे अब मुझे अपनाना ही होगा। वहीं राजस्थान के झीलों का शहर कहे जाने वाले उदयपुर के एक शाही महल में वैदेही को अकेले रहते हुए अब 1 सप्ताह बीतने को आया था। वो हर रोज वहां से भागने की नई योजनाएं बनाती, लेकिन हर रोज कोई ना कोई उसे पकड़ ही लाता। वो घंटों अपने परिवार को याद कर रोया करती, मगर वहां उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो बातें कर सके और अपने मन की बात कह सके। इंसानों के नाम पर बस वो 4 औरतें रोज आती और उसे जबरदस्ती एक राजस्थानी लिबास में तैयार करके उसे भारी भरकम गहने पहनाकर हर रोज एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाती और वापस चली जाती। अब वैदेही इस सबसे तंग आ चुकी थी और शिवांक भी उससे उस दिन के बाद फिर कभी मिलने नहीं आया था। वैदेही ने सोच लिया था कि जिसने उससे शादी करके उसकी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है, वो उससे बदला जरूर लेगी। उसके अंदर बदले की भावना पनप रही थी और हर बीतते दिन के साथ उसके अंदर की वो बदले की आग ज्वालामुखी का रूप ले रही थी। एक रात सोई हुई वैदेही के कानों में किसी की आवाज आने लगती है, राजकुमारी मल्लिका, उठिए, मैं आ गया हूं। मैं आपको यहां से ले जाने आया हूं, उठिए। उस आवाज को सुन वैदेही ने अपनी आंखें खोली तो उसे अंधेरे कमरे में तेज जगमगाती हुई रोशनी के बीच एक शख्स खड़ा दिखाई दिया, जिसने अपने बदन के ऊपरी हिस्से पर बस कुछ मालाएं और हाथों में कड़े पहने हुए थे। उसे देख
वो बिस्तर से उठकर बदहवासी में उसके पास जाती हुई कहती है, शांतनु, हमें यहाँ कुछ रोक रहा है। लग रहा है कोई आकर्षण है जो हमें अपनी तरफ खींच रहा है। हम यहाँ से नहीं निकल सकते। हमारी मदद कीजिए शांतनु। कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। शांतनु भी अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, जैसे कि वो वहां से उसे ले जाना चाहता हो। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और वैदेही ने एक नजर दरवाजे की ओर देखा और फिर शांतनु की ओर देखा, लेकिन वो अचानक उसकी नजर से ओझल हो गया था। साथ ही उसकी अभी कुछ पल पहले की स्मृतियां भी ले गया था। वैदेही को अब याद ही नहीं रहा कि वो अभी अभी किसी शख्स से मिली थी और उससे बातें कर रही थी। उसने बस खुद से ही सवाल किया, इतनी रात को ही कौन आया है? क्या मुझे देखना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है मुझे सोने का नाटक करना चाहिए। फिर देखती हूँ कौन आता है। ऐसा सोचकर वो जाकर बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद एक शख्स ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आया। कमरे में अंधेरा था, इसलिए वैदेही कुछ नहीं देख पा रही थी। बस उसे आवाज से पता चला कि उस शख्स ने अंदर आने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया है और अब वो उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके हर बढ़ते कदम के साथ वैदेही का डर भी बढ़ रहा था, मगर वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने करीब बढ़ते हुए शख्स से खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता सोचते हुए अपने सिरहाने लगे तकिए के नीचे छुपा कर रखे एक चाकू को धीरे से निकाला और हिम्मत करके वो उस शख्स को चाकू मारने ही वाली थी कि तभी फुर्ती से उस शख्स ने वैदेही की कलाई को पकड़कर उसे खुद पर वार करने से रोक लिया। कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या चाहते हो तुम मुझसे? और वो तुम ही हो ना जिसने मुझसे जबरन शादी की और मुझे यहाँ इस तरह कैद करके रखा हुआ है? तुम ही हो ना वो शख्स? बताओ मुझे क्यों कैद करके रखा हुआ है? मुझे यहाँ इस तरह से क्यों कैद किया है तुमने? बताओ। वैदेही ने झुंझलाकर गुस्से में कहा। वैदेही की बात सुनकर उस शख्स ने अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहा, कैद? हाँ, आपको ये कैद लग रही है? उसकी आवाज में सरकाज़म समझकर वैदेही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। हमने यहाँ आपके तहजीब से रहने का इंतजाम किया और उसके बाद अगर ये आपको कैद लग रही है तो फिर ठीक है, हम आपको असल कैद से रूबरू कराते हैं। कहकर उस शख्स ने हवा में अपने हाथों को उठाकर 2 बार ताली बजाई। उसके ताली बजाने पर उलझन में वैदेही उसकी तरफ देखने लगी। आखिर वो ऐसा करके उसे क्या दिखाना चाह रहा था? कुछ समय पश्चात वही 4 काले कपड़े और घूंघट की हुई औरतें कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने अपने हाथों में जलती हुई मशालें पकड़ी हुई थीं। वो चारों औरतें आकर वैदेही के बिस्तर के आसपास खड़ी हो गईं। उनके हाथ में ली हुई मशालों से कमरे में चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। कमरे में तेज रोशनी के होने पर वैदेही ने उस आदमी का चेहरा देखना चाहा कि आखिर कौन था वो शख्स जो उसे यहाँ लेकर आया था। लेकिन उसे देखने के लिए जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाईं, वैसे ही वो आदमी दूसरी तरफ मुड़ गया और अब वैदेही के सामने उसकी चौड़ी पीठ थी। मगर वैदेही उसकी पीठ को देखकर ही ये बता सकती थी कि उस आदमी की पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग थी और उसका ऑरा काफी डोमिनेटिंग था। बेड़ियों में बांध दो इन्हें, उस आदमी ने अपनी शांत मगर दमदार आवाज में कहा और फिर वो उस कमरे से बाहर जाने लगा। उसका आदेश सुनकर उन चारों औरतों ने बिस्तर के नीचे बड़ी बेड़ियां उठाई और वैदेही के पतले हाथों को उन बेड़ियों से बांध दिया। क्या चाहते हो तुम मुझसे? बताते क्यों नहीं? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कुछ देर ठहर कर उसने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो मुझे प्लीज। वैदेही ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। अब की बार उसकी आवाज रुआंसी हो गई थी। उसकी आंखों से अब झरझर आंसू बह रहे थे। अब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ना ही वो ये सब और बर्दाश्त करना चाहती थी।
वैदेही के सवालों से तंग आकर वो शख्स अपने रास्ते पर ही रुक गया और उसने सख्त आवाज में कहा, ध्यान रहे आज ये भूखी ही रहें, ताकि फिर से ये हमसे सवाल जवाब करने की जुर्रत ना कर पाएं। उसकी बात पर उन औरतों ने झुककर उसे इशारा किया कि जैसा उसने कहा है वैसा ही किया जाएगा। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते, समझे? जब मेरे बड़े पापा को इस बारे में पता चलेगा ना, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। तुम्हें नहीं पता, पूरा अमृतसर उनकी एक आवाज से कांपता है। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेता रही हूँ, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। वैदेही ने अपने आंसू पोंछकर ऊंची आवाज में कहा, लेकिन उसकी बात का उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैदेही की पूरी बात सुनने के बाद भी वो नहीं रुका और उसके कमरे से बाहर चला गया। उस आदमी के जाने के बाद उन औरतों से कुछ जानने के लिए वैदेही ने पहले खुद को शांत किया। फिर उसने उनसे सवाल किया, आप लोग कितने समय से यहाँ पर काम कर रही हैं? और मेरे सामने भी आप सब कभी घूंघट क्यों नहीं उठाती? वैदेही के सवाल करने पर भी वो औरतें बस ऐसे ही खड़ी रही, जैसे उन्हें वैदेही की आवाज सुनाई ही न दे रही हो। अपनी बात का कोई जवाब न पाकर इस बार वैदेही ने अपनी आवाज को ऊंचा करके कहा, क्या आप लोग अपना परिचय मुझे दे सकती हैं? पर इस बार भी उन औरतों ने उसके सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने ऊंची आवाज में इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो औरतें थोड़ा ऊंचा सुनती हैं। लेकिन जब उसके ऊंचे स्वर में बोलने पर भी उसे उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो फिर उसे गुस्सा आने लगा। फिर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो भी चुप हो गई। चारों औरतों में से दो औरतें कमरे में इधर उधर बिखरे हुए सामान को ठीक करने लगी और बाकी दो वहीं निगरानी में खड़ी रहीं। वैदेही गुस्से में उन बेड़ियों से छूटने की कोशिश करती रही और उसे छोड़ देने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी नहीं था जो उस वक्त उसका दर्द, उसके मन की व्यथा को समझ पाए। वो अपनी पूरी जान लगा के उन बेड़ियों से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लोहे की जंजीरों से आजाद होकर निकल पाना उसके लिए नामुमकिन था। हार कर वो उन औरतों से ही किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद कर सकती थी, लेकिन उसे वो औरतें उस आदमी से भी ज्यादा पत्थर दिल लग रही थीं, जो कि एक सप्ताह के बीत जाने पर भी उससे एक शब्द नहीं बोल रही थी। आखिर में हर कोशिश करके असफल हो जाने के बाद वैदेही ने अपनी कमजोर हो चुकी आवाज में कहा, क्या तुम में से कोई एक गिलास पानी पिला सकता है? मेरा गला बहुत सूख रहा है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। उसकी बात सुनकर एक छोटे कद की औरत ने पानी के जग से एक ग्लास में पानी लिया और उसके पास लेकर गई। पहले वैदेही ने ग्लास की तरफ देखा और फिर उसने उस औरत की ओर लाचारी से देखते हुए कहा, प्लीज, क्या तुम मेरे हाथों की बेड़ियां खोल सकती हो? मुझसे ऐसे पानी नहीं पिया जाएगा। वैदेही की बात सुनकर उस औरत ने उसकी बेड़ियां खोल दी। इस दौरान वहां मौजूद चारों औरतों ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि वैदेही उनका चेहरा न देख पाए, लेकिन वैदेही ने मौका देखकर उस ग्लास के पानी को उस औरत के ऊपर फेंक दिया, जिससे बचने के लिए उस औरत ने अपना सिर पीछे किया तो उसका घूंघट थोड़ा सा हट गया। लेकिन वैदेही उस औरत पर ध्यान न देते हुए बिस्तर से उतरकर भागने की कोशिश करने लगी। उस वक्त उसके लिए उस जगह से बचकर निकल के भागने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी करके बस उस कैद से निकलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो बिस्तर से उतर भी पाती, उस औरत ने उसे रोकने के लिए उसके दाहिने हाथ को पकड़ लिया था, जिस वजह से वैदेही बिस्तर से नहीं उतर पाई। वो उस औरत से अपने दाहिने हाथ को छुड़ाने के लिए पीछे मुड़ी और अपने दूसरे हाथ से उस औरत के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस औरत के एक हाथ में ही इतनी ताकत थी कि वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उससे अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पा रही थी। फिर उसने जब गुस्से में उस औरत के चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर क्या देख लिया वैदेही ने? और कौन है ये रहस्यमयी चार औरतें? और क्या यही शख्स वैदेही का पति है?
क्या है इन सभी सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें इश्क का न्यू टर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम।